यकीन करो, कल ऑफिस में वो प्रेजेंटेशन देनी है जिसकी तैयारी अभी बाकी है। पता है, थोड़ा समय निकालकर आज रात को ही उसे पूरा करना पड़ेगा। जिनेवा में इस वक्त एक बहुत ही हाई स्टेक्स डिप्लोमेटिक गेम चल रहा है। देखिए, यहाँ अमेरिकी और ईरानी डेलीगेशंस आमने सामने बैठकर बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, बल्कि मीडिएटर्स के जरिए एक दूसरे को मैसेज भेजे जा रहे हैं और पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हैं। तो सवाल ये है कि आखिर बात हो किस पर रही है। देखिए, इसके सेंटर में 3 बड़े मुद्दे हैं जो दशकों से टेंशन की वजह बने हुए हैं। पहला, ईरान की न्यूक्लियर एनरिचमेंट की क्षमता। दूसरा, अमेरिका के लगाए हुए कड़े आर्थिक प्रतिबंध। और तीसरा, पूरे रीजन की सिक्योरिटी को लेकर चिंताएं। और देखिए, इस बातचीत का जो भी नतीजा निकलेगा ना, वो सिर्फ इन 2 देशों तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। इससे ग्लोबल ऑयल मार्केट में उथल-पुथल मच सकती है, मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बदल सकता है और हाँ, भारत जैसी बड़ी इकोनॉमीज पर तो इसका सीधा असर पड़ने वाला है। तो ये समझ लीजिए, ये सिर्फ एक न्यूक्लियर डील नहीं है। ये आने वाले कई सालों के लिए दुनिया की सिक्योरिटी, एनर्जी मार्केट्स और पावर के पूरे खेल को एक नया आकार देगी। तो चलिए इस पूरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को और गहराई से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में ब्रेक डाउन करते हैं। हम बात करेंगे जिनेवा के न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ की, फिर देखेंगे कि प्रतिबंध और एनरिचमेंट को लेकर असली झगड़ा क्या है, खाड़ी में क्या खतरा मंडरा रहा है, इसका भारत से क्या कनेक्शन है और आखिर में आगे के 3 रास्ते क्या हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जिनेवा में ये न्यूक्लियर गतिरोध। देखिए, ये जो बातचीत हो रही है ना, वो बहुत ही तनाव भरे माहौल में हो रही है और इस पर हाल में हुई मिलिट्री एक्शन का सीधा असर है। देखिए, जिनेवा की ये बातचीत कोई अचानक से नहीं हो रही है। इसके पीछे एक पूरा साल है जिसमें डिप्लोमेसी फेल हुई और सीधा मिलिट्री एक्शन भी देखने को मिला। अप्रैल 2025 में मस्कट और रोम में बातचीत टूटी, फिर जून में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ और अब फरवरी 2026 में ओमान और फिर जिनेवा में ये कोशिश दोबारा शुरू हुई है। मतलब हर एक घटना आज की इस सिचुएशन के लिए जिम्मेदार है। और उन मिलिट्री हमलों का असर कितना गहरा था, वो यहाँ बिल्कुल साफ है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ने ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बहुत नुकसान पहुंचाया और शायद यही एक बड़ी वजह है कि ईरान बातचीत की टेबल पर वापस लौटा है। आप देख सकते हैं, फोर्डो प्लांट तो लगभग पूरी तरह से तबाह हो गया है, जबकि नतांज में कुछ काम अभी भी चल रहा है, लेकिन वो भी IAEA की निगरानी में। यहाँ अमेरिका का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। फोर्स का इस्तेमाल या उसकी धमकी उनकी नेगोशिएटिंग स्ट्रैटेजी का एक बहुत अहम हिस्सा है। प्रेसिडेंट ट्रंप का ये बयान, हमने परमाणु क्षमता पर B2 हमला किया था, ये साफ दिखाता है कि वो मिलिट्री एक्शन को एक टूल की तरह देखते हैं ईरान को टेबल पर लाने के लिए। अब एक्सपर्ट्स का क्या मानना है? उनका कहना है कि मिलिट्री डैमेज और देश के अंदर चल रहे विरोध प्रदर्शनों की वजह से ईरान इस वक्त थोड़ी कमज़ोर पोजीशन से बात कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सरेंडर करने के मूड में हैं। असल में ईरान के लीडर्स अमेरिकी इरादों पर बहुत ज़्यादा शक के साथ इस बातचीत में उतरे हैं। तो इस बैकग्राउंड को समझते हुए अब आते हैं बातचीत के सबसे बड़े मुद्दे पर। हमारा दूसरा सेक्शन, प्रतिबंध बनाम संवर्धन, मतलब वो असल मुद्दा जिस पर सबसे बड़ी असहमति है। और यहीं पर आकर मामला फंस जाता है। दोनों साइड्स की जो डिमांड्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ईरान का प्राइमरी गोल क्या है कि उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटें। दूसरी तरफ अमेरिका का मेन फोकस क्या है? ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को लिमिट करना। ये एक क्लासिक डेडलॉक वाली सिचुएशन है। अब इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए एक फ्रीज फॉर फ्रीज मॉडल की बात हो रही है। ये क्या है? ये एक तरह का टेम्पररी अग्रीमेंट है। मतलब ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से फ्रीज कर दे और बदले में अमेरिका कुछ प्रतिबंधों को लागू करने से फ्रीज कर दे। ये कोई फाइनल डील नहीं है, बस टेंशन कम करने और आगे की बातचीत के लिए थोड़ा टाइम निकालने का एक तरीका है। और हाँ, यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी डील, चाहे वो टेम्पररी हो या परमानेंट, तब तक भरोसे के लायक नहीं होगी जब तक कि उस पर कड़ी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग ना हो। और यहीं पर रोल आता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA का। उनकी टीमें ही ये वेरीफाई करती हैं कि ईरान अपनी शर्तों का पालन कर रहा है या नहीं। इसके बिना कोई भी समझौता सिर्फ कागज का एक टुकड़ा बनकर रह जाएगा। तो ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर ले आता है। अगर जिनेवा में ये बातचीत फेल हो गई तो क्या होगा? यही है हमारा तीसरा सेक्शन, खाड़ी में खतरा और कूटनीतिक विफलता की कीमत क्या हो सकती है। और यकीन मानिए,
इसके जो नतीजे होंगे वो सिर्फ उस बातचीत वाले कमरे तक ही सीमित नहीं रहेंगे। इससे पूरे रीजन में ऐसी अस्थिरता फैल सकती है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स साफ तौर पर चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये बातचीत फेल होती है तो इसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। क्या हो सकता है? ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और तेजी से आगे बढ़ा सकता है, खाड़ी में मिलिट्री टेंशन फिर से बढ़ सकती है और एक बड़े रीजनल वॉर का खतरा भी है। सबसे खराब सिचुएशन में ईरान की सरकार ही गिर सकती है, जिससे इराक या सीरिया से भी बड़ी अफरा तफरी मच सकती है। अब इस अस्थिरता का असर पूरी दुनिया पर कैसे पड़ेगा, इसे समझने के लिए हम भारत की इकोनॉमी पर फोकस करते हैं। तो आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, दी इंडिया कनेक्शन, और समझते हैं कि खाड़ी की स्थिरता पूरी दुनिया के लिए, खासकर भारत के लिए, इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, पर्शियन गल्फ में स्टेबिलिटी और भारत की इकोनॉमी का हेल्थ, ये दोनों चीजें सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। कैसे? भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल इंपोर्ट करता है और इस इंपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाड़ी के देशों से ही आता है। अब ये चेन रिएक्शन कैसे काम करता है, जरा वो समझिए। खाड़ी में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो शिपिंग रूट्स पर असर पड़ता है। इससे दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है और इसका सीधा असर हम सब पर पड़ता है, यानी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर डिप्लोमेसी कामयाब होती है तो भारत के लिए ट्रेड और कनेक्टिविटी के बड़े मौके खुल सकते हैं। एक स्टेबल ईरान के साथ चाबहार पोर्ट जैसे जरूरी प्रोजेक्ट्स फिर से शुरू हो सकते हैं, जो सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का एक नया रास्ता खोलेंगे। तो अब हम उस मोड़ पर हैं जहां से भविष्य 3 अलग-अलग रास्तों पर जा सकता है, और यही है हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन, आगे के 3 रास्ते। क्या वो कूटनीति का रास्ता होगा, एक लंबे गतिरोध का, या फिर सीधे टकराव का? ये टेबल हमें दिखाती है कि हम किस मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ है डिप्लोमैटिक सक्सेस, जिसमें कोई डील हो सकती है। बीच में है एक लंबा गतिरोध जहां बातचीत बस खिंचती चली जाएगी। और तीसरा रास्ता है टकराव का, जिसमें बातचीत टूट सकती है और हालात बिगड़ सकते हैं। और हर एक रास्ते का नतीजा ऑयल मार्केट और ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए बिल्कुल अलग होगा। पूरी दुनिया की नजरें जिनेवा पर हैं। यहाँ जो भी फैसले लिए जाएंगे उनका असर आने वाले कई सालों तक रहेगा, और वो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सिक्योरिटी और इकोनॉमी की हकीकत को बदल कर रख देंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या डिप्लोमेसी एक नया रास्ता बना पाएगी या फिर पुरानी दुश्मनी दुनिया को एक नए संकट की ओर धकेल देगी?